हेलो दोस्तों, आज हम संविधान से संबंधित कुछ विशेष सिद्धांत हैं उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यानी ग्रहण का सिद्धांत। तो दूसरा सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ रिकॉग्निशन यानी गुणात्मक का सिद्धांत। तो इसके अलावा एक और है डॉक्ट्रिन ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीन मुख्य सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रहण का सिद्धांत। इसमें क्या दिया गया कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अंतर्गत संविधान में ये दिया गया है कि संविधान पूर्व की बनाई गई विधि अगर वो मूल अधिकार उससे विरोध रखती है यानी फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में दिए गए हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनसे विरोध रखती है। तो पहले की कोई विधि है और संविधान लागू हो गया, उसके बाद वो आपका भाग 3 है, उसके कारण विरोध है इन दोनों में, पुरानी विधि और भाग 3 फंडामेंटल राइट। तो उसके ऊपर एक तरह से इक्लिप्स यानी ग्रहण लग गया, ये ढक गई। तो ये एक तरह से निरस्त नहीं हुई लेकिन इस पर रोक लग गई। तो वो विधि वो एक तरह से सुप्त अवस्था में चली जाती, जैसे डोमिनेंस पीरियड उसका शुरू हो जाता, वो लागू नहीं रहेगी क्योंकि वो कंट्री है फंडामेंटल राइट। अब ये संविधान में ये उसको इम्पोर्टेंस दी गई फंडामेंटल राइट को, इसलिए वो एक तरह से उस पर ग्रहण लग गया, वो एक तरह से निरस्त मानी जा रही है। तो ये तो दिया गया आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में, और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 दिया गया, उसमें क्या दिया हुआ कि संविधान लागू हो गया, फंडामेंटल राइट आ गया। अब उसके बाद तुम कोई ऐसा वो विधि नहीं बना सकते कि वो विधि फंडामेंटल राइट से कंट्राडिक्ट करती हो तो फंडामेंटल राइट को वो दबा दे। तो ये शुरू से तो दो तरह की कंडीशन है, एक तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। तो यहाँ पे दो तरह के एक्ट हैं। तो इसमें एक केस दिया है, लैंडमार्क केस है गीताजी कामा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 का। तो इसमें क्या था, मोटर व्हीकल एक्ट, वहां पर उस पहले के जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट था उसमें ये प्रावधान किया गया था कि सरकार चाहे तो किसी व्यापार क्षेत्र में अपना एकाधिकार लागू कर सकती है। तो वही ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उन्होंने देखा यहाँ जरूरत है, यहाँ पर अगर प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड रहे तो काफी गड़बड़ हो सकती है, तो उन्होंने वहां पर वही पुराने एक्ट के प्रावधान लागू कर दिए। तो संविधान की फंडामेंटल राइट है कि सबको व्यापार करने की छूट है, लेकिन यहाँ पर वो तर्क के आधार पर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे पहले का सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 का केस है, जो कि उसमें कवर होता है दूसरे क्लॉज में आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में। बट यहाँ कंडीशन वही आ जाती, क्लॉज 2 किसकी बात करता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो एक्ट बनाया गया था वो संविधान लागू होने के बाद का एक्ट था, तो शुरू से ही फंडामेंटल राइट के ऊपर नहीं डोमिनेट कर सकता, तो शुरू से ही शुरू। तो ये समझ गए। इसके बाद हम चलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिकॉग्निशन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। इसमें क्या दिया हुआ, आर्टिकल 254 इसका क्लास 2 है। इसमें दिया गया है कि पहले तो समझ लेते हैं हम सूचियों के बारे में। 3 तरह की सूचियां होती हैं, सेंट्रल लिस्ट यानी केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, और कंकरेंस लिस्ट। तो केंद्र सूची में बेविषय होता है केवल जिस पे केंद्र सरकार ही विधि बना सकती है, जैसे कि फॉरेन रिलेशन, आर्मी से रिलेटेड, इस तरह के रूल्स होते हैं, वो बना सकती है, एक अधिकार उसका है। स्टेट के पास कुछ ऐसी होती है, पुलिस और इस तरह की स्टेट का सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा कंकरेंट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विषय होते हैं जिस पर राज्य और केंद्र दोनों विधियां बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर दोनों विधि बना रखी है तो कहीं पर कोई विरोध आता है तो केंद्र की विधि प्रिवेल करेगी, नो डाउट। केंद्र को पूरे देश के बारे में देख के विधि बनानी होती, तो उसकी विधि हर राज्य के अंदर लागू होगी। लेकिन यहाँ पे एक तरीका निकाला गया कि किसी विशेष परिस्थिति में केंद्र की पार्लियामेंट तो बिजी है, वो इतनी जल्दी जल्दी संविधान में कोई ऐसे प्रावधान नहीं कर सकती कि इसका सोल्यूशन निकले, तो वहां पर वो उसके लिए ना तो संशोधन के लिए इतनी जल्दी तैयार होती, तो राज्य सरकार यहाँ विरोध आता है तो उसके सोल्यूशन के लिए कुछ ऐसे प्रावधान संशोधन के द्वारा कर सकती है। लेकिन ये इतने आसान भी नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति की प्री कंसेंट, उसकी पूर्व सहमति लेने के बाद भी वो संशोधन किया जा सकता है, जो कि किसमें आता था, इसके अपवाद के स्वरूप आर्टिकल 254 क्लास 2 के एक्सेप्शन में आता है। तो उन्होंने कर दिया संशोधन, तो वो
विधि के वो बिंदु जिसपे केंद्र और राज्य सरकार की विधियों में विरोध है, तो वो संशोधन के बाद राज्य सरकार की विधि प्रिवेल कर जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति ने परमिशन प्रायर ले ली थी। तो इसके बाद ये दिया है कि अगर केंद्र बाद में जांचता है, जब उसे मौका मिलता है कि ये विधि से कोई ऐसे तो इन्होंने चेंजेस नहीं कर दिए जो राष्ट्रीय स्तर पर और लॉन्ग टर्म पे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट डाले, तो उसके परंतु जो है 254(2) का उसमें क्या प्रावधान किया कि केंद्र सरकार संशोधन करके उस विधि में अपने हिसाब के प्रावधान ला सकती, और अगर उसके बाद राज्य सरकार की विधि संशोधन के बाद केंद्र सरकार जो संशोधन करती है पुनः वही डोमिनेट करती हुई वही उस राज्य में भी लागू हो जाएगी। तो इस पे बड़ा बढ़िया केस दिया जॉर्ज भाई स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954 का एसेंशियल कमोडिटी है। तो एसेंशियल कमोडिटी में आप समझ लीजिए गेहूँ इस समय कोरोना में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, गेहूँ डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था। वैसे तो ये सब्जेक्ट है स्टेट का, लेकिन ये लॉन्ग उसमें जो बड़े पिक्चर में देखें तो आप देखते हैं FCI गेहूं की सबसे बड़ी खरीद करने वाली एजेंसी यही है, इसी के पास गोदाम भी बहुत है। तो ये मिलके केंद्र और राज्य सरकार मिलके इस समस्या को हैंडल करते हैं, तो वो दोनों विषय इस विषय पे कानून बना सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो होता है कि घोलमाल जो करते हैं घपला, तो उनके लिए 3 साल की सजा थी। राज्य सरकार चाहती थी इस पे दंड बढ़ाया जाए, तो उन्होंने 7 साल की सजा करने के लिए प्रावधान कर दिए। और वो क्या थी कंडीशन, प्रायर कंसेंट ले ली थी इसकी राष्ट्रपति की, संशोधन लागू हो गया। लेकिन बाद में केंद्र सरकार को कई राज्यों से मिली कि इसमें वाकई में समस्या आ रही, तो उन्होंने बड़े स्तर पर संशोधन कर दिए ये दंड संबंधी प्रावधान। तो बाद में जो संशोधन उसने कर दिए केंद्र सरकार के, तो वही प्रावधान लागू हो गए, ये परंतु अप्लाई हो गया यहाँ पे। तो इसके लिए देखने के लिए इम्पोर्टेंट है करुणा नदी भारत सन 1971 का केस। इसमें दिया गया कि अगर ऐसी समस्या आती तो हमें इस तरह से देखना पड़ेगा कि केंद्रीय और राज्य की विधि में कोई बिंदु ऐसे हैं उस विषय में संपत्ति सूची किसी विषय पर विधि बनाई गई दोनों द्वारा, उसमें कोई बिंदु ऐसे हैं जहाँ पे विरोध है, विरोध हो सकता है वो बगल से निकल जाए और ऐसे मतलब करीब से विरोध है और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, वो असंगतता होगी इस तरह की हो कि बाकी प्रत्यक्ष हो कि एक कहता पूरब जाओ एक कहता पश्चिम जाओ, तो वहाँ पर विरोध होता, दोनों एक साथ अप्लाई हो। अगर दोनों एक साथ अप्लाई हो सकते हैं तो तीसरे पॉइंट में दोनों लागू हो सकते हैं। तो आप इसको समझ गए। तो इसमें क्या दिया गया कि समवर्ती सूची से संबंधित है विरोधात्मकता, इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकती। कहीं किसी बिंदु पर विरोध होता है तो केंद्र की विधि ही लागू होगी, लेकिन राज्य को बहुत जरूरत है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से कुछ बिंदु को संशोधन कर लेती। अगर वो संशोधन ऐसे केंद्र सरकार को फर्क नहीं पड़ता तो वो उस राज्य में तो विधि संशोधन के साथ लागू हो जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार को ये लगता है कि ये राज्य सरकार ने संशोधन ये उपयुक्त नहीं है, तो पुनः अपनी पावर का यूज करते हुए पावर से आर्टिकल 254 क्लास 2 के परंतु के द्वारा, अब बात के बाद की स्थिति है केंद्र सरकार के पास कि वो परंतु में संशोधन के द्वारा संशोधन करके विधि में, तो वो केंद्र सरकार की जो विधि है अब जो संशोधन के बाद तैयार होगी वो लागू होगी। तो उसको हो सकता है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया। धन्यवाद।